जैसे जी सर। फिर से कर देना, रिकॉर्डिंग छूट गया था, फिर से एक बार। जी। हाँ। एसोसिएशन के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण में जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको पता है कि एसोसिएशन के द्वारा यह प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम सबों के अभिभावक एवं खुदाबख्श लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन अफरोज अहमद सर के द्वारा इस प्रशिक्षण को दिया जा रहा है। 2-3 बातों को ख्याल सब लोग को रखना होगा कि जो लोग कल जुड़े हैं वो आज न जुड़े और सभी लोगों को मौका दिया जाए। हम लोग संकल्पित हैं कि जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है सबको मौका दिया जाएगा, इसलिए ये सुनिश्चित करें कि जो लोग आज जुड़े हैं वो कल न जुड़े, सबको मौका दिया जाए। हमारे साथ में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष मनीष जी हैं और एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी श्री सुमित जी हैं, और जो कार्यक्रम को मुख्य रूप से प्रशिक्षण देंगे अफरोज अहमद सर के द्वारा दिया जाएगा। सभी लोगों से अनुरोध है कि सब लोग म्यूट कर लेंगे और मर्यादा बनाए रखेंगे। एक अच्छा परिचय संगठन का देना है, क्योंकि ये बाहरी लोग के द्वारा क्लास नहीं करवाया जा रहा है, संगठन के द्वारा किया जा रहा है। तो सर जैसे जैसे मार्गदर्शन देंगे उसका आप सबको फॉलो करना है। सर से अनुरोध है कि हम सबों को मार्गदर्शन दें, सब लोग सुनेंगे बातों को। सर आपका स्वागत है, क्लास को जी प्रारंभ किया। धन्यवाद। गुड इवनिंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज आप लोगों को ई लाइब्रेरी के बारे में, और आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं कि ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आज हम आपको ई लाइब्रेरी और ऑटोमेशन और डिजिटल लाइब्रेरी और वर्चुअल लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे। कल के क्लास में भी ये चीज़ें बताई गई थी और आज भी जो आप लोग नए जुड़े हैं आप लोगों को भी ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो सबसे पहला जो काम पुस्तकालय का इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है वो होता है ऑटोमेशन। इसे हम ऑटोमेशन कहते हैं। डिजिटल बाद की चीज है और ई लाइब्रेरी भी बाद की चीज है। इन सबों के बारे में हम आपको बताएंगे और आज आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कि ऑटोमेशन क्या होता है और ई लाइब्रेरी क्या होती है और डिजिटल लाइब्रेरी क्या होती है और वर्चुअल लाइब्रेरी क्या होती है। 4 चीजों को आप अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला ऑटोमेशन। ऑटोमेशन आखिर क्या है? ऑटोमेशन मीन्स ऑटोमेटेड हो जाना, यानी अपने रोजाना के काम को किसी भी संगठन, किसी भी संस्था, किसी भी ऑफिस, किसी भी पुस्तकालय, लाइब्रेरी के डेली के काम को, रोजाना के काम को जो आप जाकर पुस्तकालय में या किसी संस्था में करते हैं वो उसको ऑटोमेटेड कर देना, कंप्यूटराइज्ड कर देना, मशीन के द्वारा कर देना। पहले आप हर काम अपने पुस्तकालय का मैनुअल किया करते थे और हम लोगों ने जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो सीखा है मैनुअल काम, कैटलॉग बनाना, अधिग्रहण करना पुस्तकों का और मेंबर बनाना या फिर किताबों को इशू करना या किताबों को रिटर्न करना, सीरियल यानी मैगजीन की एंट्री करना, इंडेक्सिंग बनाना, सर्चिंग करना, ये सारे काम हमारे अब किस पर हो जाएंगे? तो अब हमारे सारे काम ऑटोमेटेड हो जाएंगे, ऑटोमेशन के द्वारा मशीन पर हो जाएंगे। मशीन मीन्स कंप्यूटर। मगर कंप्यूटर सिर्फ लाने से, कंप्यूटर रखने से ऑफिस में ऑटोमेटेड नहीं हो जाएंगे, बल्कि इसके लिए एक अपनी आवश्यकता अनुसार एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। जैसे
बैंक की आवश्यकता है, बैंक का काम, तो बैंक के सॉफ्टवेयर लाएंगे। अकाउंट्स का काम है, अकाउंट्स का काम, तो हम अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। उसी प्रकार हम लाइब्रेरी के काम के लिए, अपने पुस्तकालय के काम के लिए लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने पुस्तकालय में, क्योंकि हमें पूरे लाइब्रेरी का काम करना है इस सॉफ्टवेयर पर, अधिग्रहण किताबों का भी करना, उसके बाद कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन, सारे काम अब हम करेंगे सॉफ्टवेयर के जरिए से, सॉफ्टवेयर के द्वारा करेंगे। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं, ई ग्रंथालय है, कोहा है, लिप्सिस है, सोल है, वर्चुआ है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। मगर कुछ सॉफ्टवेयर बहुत पॉपुलर हैं, जैसे ई ग्रंथालय भारत सरकार का बनाया हुआ, एनआईसी का बनाया हुआ है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और भारत सरकार की जितनी भी संस्था है, ज्यादातर ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर यूज होता है। उसके बाद कोहा सॉफ्टवेयर है, जो कोहा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी भारत सरकार जो बना रही है, वो हमारे कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पर बना रही है। तो अब जो हम सारे काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, तो ये सारे जो काम करेंगे वो हम अब लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पर करेंगे। तो ये आप स्क्रीन पर इसको देख रहे हैं, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। तो ये देखिए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर। तो हम यहां पर देखेंगे, माउस को ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हम ऑटोमेशन का काम, जिसे हम ई लाइब्रेरी हालांकि अलग चीज है, उसको बाद में मैं बताऊंगा कि ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी क्या। अभी ऑटोमेशन के बारे में, जिसे हम आम तौर पर ई लाइब्रेरी बोलते हैं। ई लाइब्रेरी मैं शॉर्ट में बता देता हूं, जब आपकी संस्था में ई डॉक्यूमेंट होगा, ई परलेट, डॉक्यूमेंट किसको कहते हैं, तो आपके पुस्तक डॉक्यूमेंट हो गए। जब वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होंगे तो वो ई डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। आपके न्यूज़पेपर प्रिंटेड होते, छपे हुए होते हैं, मगर जब ई न्यूज़पेपर हो जाएंगे, जो आप आमतौर पर आजकल देखते हैं, तो वो ई डॉक्यूमेंट हो गए। जर्नल यानी कि मैगजीन आप प्रिंटेड देखते, जब वो इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो जाएंगे तो वो ई जर्नल हो जाएंगे। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो भी सामग्री, जो भी परलेख आपके यहां होंगे, वो ई डॉक्यूमेंट होंगे। और ई डॉक्यूमेंट जब होंगे तो उसको पढ़ने के लिए, उसको यूज करने के लिए, उसको रिट्राइव करने के लिए आपको ई रीडिंग रूम बनाया जाएगा। ई रीडिंग रूम आप लोगों ने देखा है, तो ई रीडिंग रूम बनाया जाएगा और ई रीडिंग रूम में कंप्यूटर रखा जाएगा और उसको पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज करके वो सारे लोग पढ़ेंगे। उसे ही हम ई लाइब्रेरी कहते हैं। अभी हम ऑटोमेशन के बारे में, ऑटोमेशन कैसे करेंगे, तो ये आप स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये सारी चीजें कि देखिए एक्विजिशन है, एडमिन है, ये आप देखेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे कि ये मॉड्यूल है, यानी कि विभाग है हमारे, विभाग। ये नहीं हो पा रहा है, छोटा ही रखना होगा। तो ये विभाग जो हम देख रहे हैं, बुक एक्विजिशन, ये देखिए मैंने क्लिक किया, ये माउस को ध्यान से देखेंगे तो ये जो डिफरेंट प्रोसेस है, ये ऊपर से नीचे तक। रोशन कुमार यादव जी, आप काहे बेहूदगी कर रहे हैं, हमारा सिगरेट काहे पी रहे हैं आप जी सामने में? मोबाइल को ढक के रख दीजिए, ये कोई तरीका है? इसलिए कि रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो रही है और ये यूट्यूब सर पर रोशन कुमार, सर रोशन कुमार यादव सर एक लड़का है, उनको आप यहाँ से निकालिए सर, निकाल दीजिए सर।
रोशन उसको निकालिए पहले उसको। रोशन कुमार यादव। यस सर। हो गया ऐसा लगता है। ओके, तो ये देखिए बुक एक्विजिशन। तो अधिग्रहण, अधिग्रहण मतलब होता है अर्जन करना, किताबों को खरीदना। अभी भी लोग एडमिट हो रहे हैं, मैं एडमिट भी साथ साथ करता हुआ चला जा रहा हूं। 90 लोग हो गए हैं, 90 पार्टिसिपेंट्स, 91 9 और होने हैं। तो ये एक्विजिशन आप जो देख रहे हैं, तो एक्विजिशन मतलब होता है खरीदना, किताबों को खरीदना। हम अपने लिए जब किताबें खरीदेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पैसा लेंगे, जाकर के खरीद लेंगे। मगर पुस्तकालय में ऐसा नहीं होता। पुस्तकालय में जो खरीदने का प्रोसेस होता है वो देखिए, मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूंगा। ये ऐड न्यू टाइटल देख रहे हैं, तो ऐड न्यू टाइटल पर क्लिक करते हैं। ऐड न्यू टाइटल पर क्लिक करके जो किताबें खरीदनी है उसको ऐड न्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो किताबें खरीदनी है, जैसे गाइड बुक ऑफ लाइब्रेरी साइंस या जियोलॉजी, एक किताब है खरीदनी है, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगा हमारा, यहाँ पर सब टाइटल है, ऑथर है, ऑथर 1 है, 2 है, कॉर्पोरेट ऑथर है, एडिटर है, पब्लिशर है, तो ये सारी चीजें हम सिलेक्ट करेंगे और सेव कर देते हैं। तो सेव जब करते हैं तो देखिएगा एक रिकॉर्ड नंबर जनरेट करता है 80 नंबर। तो 80 नंबर जनरेट किया। उसके बाद यहाँ पर स्टेप्स है, जैसे आप अपने छत पर सीढ़ी से चढ़ते हैं या उतरते हैं, उसी प्रकार जो है आप स्टेप्स को करते हुए चले जाएंगे, स्टेप्स को करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद आप क्या करते हैं कि ऐड एक्विजिशन रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए करते हैं आप ऐड एक्विजिशन रिकॉर्ड, ताकि आप अप्रूवल के लिए भेज सके। अप्रूवल, एक बुक सिलेक्शन कमेटी होती है, एक गार्जियन हमारे होते हैं पुस्तकालय में, जिसका नाम है बुक सिलेक्शन कमेटी, बुक परचेस कमेटी, बुक सिलेक्शन कमेटी कहें या बुक परचेस कमेटी कहें, ये हमारे यहाँ होता है। इसलिए होता है कि उस कमेटी में सब्जेक्ट से एक्सपर्ट, यानी कि विषय से एक्सपर्ट जो है हमारे रहते हैं। विषय से एक्सपर्ट जो हमारे रहते हैं वो ये जानते हैं कि ये किताब कैसी है, ये किताब खरीदना ठीक है अथवा नहीं है। तो चूंकि हम एक लाइब्रेरियन सारे विषयों का एक्सपर्ट नहीं होता, थोड़ी थोड़ी जानकारी रखना जरूरी है सारे विषय का। मगर कौन सी किताबें अच्छी है, मुझसे पूछिएगा आप लाइब्रेरी साइंस की कौन सी किताबें हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि यह किताब अच्छी है। मगर पूछिएगा कि मैथमेटिक्स की कौन सी किताब अच्छी है, तो मैं तो ये तो बता दूंगा कि ये मैथमेटिक्स की किताब है, मगर ये नहीं बता सकता मैं कि ये किताब सही है अथवा नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट नहीं हूं। इसीलिए बुक सिलेक्शन कमेटी रखा जाता है। तो ये अप्रूवल कराते हैं हम यहां से बुक एक्विजिशन से। ये देखिए ऐड एक्विजिशन रिकॉर्ड में जाकर हम क्या करते हैं कि अप्रूवल कराते हैं। तो 80 नंबर जो रिकॉर्ड नंबर है वो देते हैं और अप्रूवल नंबर देते हैं, अप्रूवल नंबर देते हैं। करेंसी, अगर आप इंडिया में हैं इसलिए इंडियन करेंसी को आप देते हैं, इंडियन रुपीस को देते हैं। और एक जितनी कॉपी आपको खरीदना है, 1 2 3 4, तो एक खरीदते हैं, इसका प्राइस कितना है ये देते हैं और सेव कर देते हैं। तो जब आपने अप्रूवल नंबर दे दिया, उसके प्राइस वगैरह को कर दिया, तब आप जनरेट अप्रूवल यानी कि कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं। कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, या 1 2 किताब खरीदना है तो हम उनके पास भेज भी देते हैं। तो ये अप्रूवल नंबर है। और यहाँ पर डेट, जिस डेट को अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, जैसे आज 3 तारीख है तो 3/06 छठा महीना 2022। और कमेटी हम बना के रखते हैं, जैसे कि देखिए रिलीज लाइब्रेरी कमेटी है, तो इसको बना करके हमने रखा हुआ है। और एक लेटर, अप्रूवल लेटर को भी बना के रखते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी चीजों को बना के रखते हैं और ये प्रोसेस कर देते हैं। तो प्रोसेस करते हैं तो वो कमेटी के पास चला जाता है। कैसे चला जाता है, देखिए यहाँ पर ये प्रिंट करते हैं तो ऑटोमेटिक लेटर बन जाता है, ये ऑटोमेटिक लेटर आपका बन जाता है। तो ये आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक आपका लेटर, ये देखिए बन गया, ये ऑटोमेटिक लेटर बन गया, ये देखिए
ये ऑटोमेटिक लेटर बन गया। क्योंकि लाइब्रेरी रिक्वायर्ड द फॉलोइंग बुक्स जर्नल गिवन बिलो, गाइड बुक ऑफ जियोलॉजी, प्लीज अप्रूव द बुक। उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि आप जो है बना इसको अप्रूव्ड कर दीजिए प्लीज। अपने गार्जियन को हम बोलते हैं कि आप ये हम खरीदे जा रहे हैं, आप मान जाइए, अप्रूव कर दीजिए, या हम किसी अच्छे एक्सपर्ट से पूछते हैं। तो ये सारे चीजें जो है हम इसके लिए करते हैं। और नीरज पांडे जी म्यूट जी सर। कीजिए अपने आप को। पंकज सिंह म्यूट कीजिए। पंकज सिंह, नीरज पांडे जी म्यूट कीजिए जल्दी से। रेडमी Y2 कौन है जी? म्यूट कीजिए। म्यूट कर लीजिए, बार बार तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। चलिए तो ये देखिए, एक्विजिशन में जब जाते हैं तो ये कर लिया, फिर अप्रूवल होकर के आ जाता है। ये माउस को देखिएगा। उसके बाद ऑर्डर नंबर देते हैं ऐड ऑर्डर डिटेल से, फिर जनरेट ऑर्डर वेंडर के पास, जो सप्लायर है उसके पास हम भेजते हैं। जब वो लेके आता है तो रिसीव डॉक्यूमेंट करते हैं। उसके बाद एक्सेशनिंग करते हैं। एक्सेशनिंग जानते होंगे आप लोग, 14 कॉलम होते हैं उसमें असल परमानेंट रिकॉर्ड एक्सेशन रजिस्टर होता है। परमानेंट रिकॉर्ड, आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि कैटलॉगिंग, आपका कैटलॉग जो बनाते हैं वो परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता आपके पुस्तक का। परमानेंट रिकॉर्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ये KVS में, NVS में और दिल्ली जो का एग्जाम होता है और नेट में, कि आपका किताबों का परमानेंट रिकॉर्ड कौन है। इनमें से कैटलॉग है, बिब्लियोग्राफी है, या एक्सेशन रजिस्टर है। तो एक्सेशन रजिस्टर इसका परमानेंट रिकॉर्ड है। तो देखिए, ये जो थ्योरी आप पढ़ते हैं, तो थ्योरी को आप किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जगह पर आप थ्योरी को ध्यान से पढ़ें। तो थ्योरी को पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव की जो उत्पत्ति होती है वो सब्जेक्टिव से होती है। जब आप किसी चीज को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप बहुत आसानी से क्या करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर देते हैं टॉपिक से। तो खैर, तो ये रिसीव करते हैं, एक्सेशनिंग करते हैं, और एक्सेशनिंग के बाद फिर वो बिल देता है। बिल मींस यानी कि जब आप खरीदते हैं तो देखा होगा इनवॉइस देता है, बिल देता है। तो इनवॉइस नंबर होता है उसमें, और डेट होता, प्राइस होता, तो वो बिल नंबर भरते हैं और उसके बाद चेक से पेमेंट कर देते हैं। ऐड पेमेंट डिटेल में देखिएगा, ऐड पेमेंट डिटेल में आप देखेंगे कि ये जो है पेमेंट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस से हो करके अब क्या होता है कि हम एक किताब को करने में तो इतना वक्त लगता है, तो 100 किताब या 500 किताबों का अधिग्रहण कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, तो बहुत टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा, समय लगेगा, 1 मिनट में नहीं हो जाता। मैंने आपको 5 मिनट 10 मिनट में बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 10 मिनट में काम हो जाएगा। ये कई दिन लग जाते हैं। अगर 500 किताबों की एंट्री करनी होगी, 500 किताबों का जो है आपको अप्रूवल लेना होगा, 500 किताब का आपको ऑर्डर लेना होगा, उसके बाद रिसीव करना होगा, और 500 किताब की आपको एक्सेशनिंग करनी होगी। अलग अलग एक्सेशन नंबर अलॉट करना होगा, जो एक यूनिक नंबर होता है, जो किताबों का एक यूनिक नंबर होता है। जैसे हमारा आधार नंबर है, तो आधार नंबर हमें मिल गया, क्योंकि हम यहाँ के नेशनलिटी है हमारी, या फिर पैन नंबर मिल गया, तो यूनिक नंबर है पैन आधार। यानी उसका नंबर आप डेथ, या हम डेथ भी कर जाएंगे, हम नहीं भी रहेंगे इस दुनिया में, तो मेरा आधार नंबर और पैन नंबर किसी को दिया नहीं जाएगा। उसी प्रकार किताबें फट भी जाती हैं, या गायब हो जाती हैं, या चोरी हो जाती हैं, मिसिंग हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके नंबर को हम क्या करेंगे कि दूसरे को दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो वो एक लाइब्रेरी के लिए एक्सेशन नंबर यूनिक होता है। मगर दूसरी लाइब्रेरी में जब जाएंगे तो 1 एक्सेशन नंबर 2 3 फिर से हो सकता है। मगर हमारी लाइब्रेरी में अगर किसी किताब को नंबर एक्सेशन नंबर 1 पड़ गया, तो आइंदा किसी भी किताब को 1 नंबर नहीं दिया जाएगा। उसी तरह से सर्कुलेशन में मेंबर नंबर होता है। मेंबर को जो नंबर अलॉट किया जाता है वो भी यूनिक होता है। अगर किसी मेंबर को सपोज दैट 1980 में कोई मेंबर बना, और जो है 1980 में उसको मेंबर नंबर 5 अलॉट हुआ, तो उसका डेथ हो गया, या वो नहीं रहा, या उसने अपने मेंबरशिप को कैंसिल करवा दिया, तो वो भी आपको क्या कहते हैं, दूसरे को जिंदगी भर लाइफ टाइम में कभी भी उस लाइब्रेरी में दूसरे को वो मेंबर अलॉट नहीं होगा, वो भी यूनिक होगा। तो एक्विजिशन आपने देखा, उसके बाद आप कैटलॉगिंग देखेंगे।
तो कैटलॉगिंग में ये देख रहे हैं रेट्रो कन्वर्जन, फुल कैटलॉगिंग, चेंज कॉपी स्टेटस, अपडेट होल्डिंग, स्टेटस वाइज कलेक्शन, स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन पर भी आपको एक दिन क्लास लेंगे। देखिए आपको देखने में भी तो बहुत छोटी सी चीज लग रही है, स्टॉक वेरिफिकेशन लिख दिया, मगर स्टॉक वेरिफिकेशन पुस्तकालय में कैसे किया जाता है इसको प्रैक्टिकल आपको बताएंगे। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में आसमान जमीन का फर्क है, काम करने में और पढ़ने में। किताबों में जो चीजें हैं वो तो है, मगर ये है कि प्रैक्टिकल कैसे काम किया जाता है आजकल, वो आपको एक दिन किसी दिन, अब एकदम वादा नहीं कर रहे हैं कि कल ही ले लिया जाएगा, एसोसिएशन जो तय करेगा जिस दिन उस दिन मैं लूंगा। तो स्टॉक वेरिफिकेशन, उसके बाद बार कोड आपने देखा होगा, ये देख रहे हैं जनरेट बार कोड। तो जनरेट बार कोड भी आपने देखा होगा। तो बार कोड जो क्या होता है कि आपने सामानों पर, आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो मॉल वगैरह में आप देखते ये हैं कि हर सामान पर बारकोड रख, उसका क्या फायदा होता है बिल बनाने में। बारकोड से आपको, बारकोड रीडर से जो है वो आपके सामान पर, आप बिग बाजार में जाएं, विशाल में जाएं या किसी मॉल में भी जाएं, अगर वो मैनुअली यानी कि टाइप करके या मैनुअली बिल बनाने लगे तो शायद एक आदमी में आधा घंटा, एक घंटा, आधा घंटा तो जरूर लग जाएगा, और हजारों आदमी होते हैं तो वो बिल बनाना कितना मुश्किल है। उसी प्रकार लाइब्रेरी में इशू रिटर्न में बहुत भीड़ हो गई, बहुत आसानी से इशू रिटर्न बारकोड के जरिए से, मुझे कुछ नहीं करना होता हम लोगों को, और बारकोड के जरिए से बारकोड जो है ये हो जाता है। जनरेट बारकोड पर क्लिक करते हैं, आप उस तरह से कैटलॉगिंग करते हैं। कैटलॉगिंग, रेट्रो कन्वर्जन और फुल कैटलॉगिंग से कैटलॉगिंग करते हैं, असल ये दिखाना मकसद है। ये देखिए, ये ऐड न्यू करते हैं। यहाँ पर ऐड न्यू करने के बाद हम टोटल इंफॉर्मेशन, ये टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल के सामने टाइटल लिखते हैं, सब टाइटल लिखते हैं, वेरिंग टाइटल, पैरेलल टाइटल लिखते हैं, ऑथर को सिलेक्ट करते हैं। ऑथर बनाने का प्रोविजन है यहाँ पर, जो आप ड्रॉप डाउन में देख रहे हैं, ड्रॉप डाउन में बनाने का प्रोविजन है। तो कहाँ से प्रोविजन है, तो देखिएगा यहाँ पर ऑथर डायरेक्टरी दिया हुआ है, माउस को ध्यान से देखिएगा, ऑथर डायरेक्टरी है, तो यहाँ पर ऑथर का नाम लिखते हैं और सेव लिख करते हैं। तो ये हमारे ड्रॉप डाउन में, ड्रॉप डाउन का फायदा क्या है कि आपको टाइप नहीं करना पड़ता। ऑटोमेशन का ही नहीं है कि आसान हो जाए काम को, कम समय में हो, रंगनाथन के 5 लॉज फुलफिल हो आपके। जब रंगनाथन ने 5 लॉ जो दिया है, जो पूरी दुनिया में आपके उसी को फॉलो किया जाता है। सोच लीजिए कि आपके रंगनाथन, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के लॉज ही को, नियम को ही पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी, सब जगह फुलफिल किया जाता है। ये ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में वो लॉ है। तो रंगनाथन के 5 लॉ जो हैं वो फुलफिल होते हैं इसी से, ऑटोमेशन से। जल्दी जल्दी काम होना, रीडर तक जल्दी से पहुंचना, जल्दी से इश्यू होना, है ना, सेव द टाइम, टाइम का सेविंग होना, ग्रोइंग है, बढ़ती हुई है संस्था है, तो कम जगह मतलब कि लगे, कम जगह छेके। तो ये आप मान लीजिए उदाहरण के लिए ग्रोइंग है, तो आप कैटलॉग मैनुअल बनाते हैं और कंप्यूटराइज्ड कैटलॉग जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि 5 लाख किताबें हैं, तो 5 लाख किताबों का जो कैटलॉग कार्ड बनाएंगे, तो कम से कम एक ऑथर, एक टाइटल और एक सब्जेक्ट बनाएंगे। तो बनाएंगे तो कितना हो गया, 5 या 15 लाख कार्ड हो गया। उसको रखने के लिए कार्ड कैबिनेट लाएंगे, जगह छेकेगा, मगर ये किसमें आ जाएगा, एक छोटे से हार्ड डिस्क में, छोटे से हार्ड डिस्क में आ जाता है। बताइए कितना आसानी, 5 लाख किताब का छोटा सा हार्ड डिस्क है। आपके मोबाइल में आप मोबाइल नंबर किसी का लिखते थे तो डायरी मेंटेन करते थे, डायरी में भर जाती थी, मगर आप चिप में जो आपके मोबाइल है उसमें कितना मोबाइल नंबर आ जाता है कि नहीं है। तो ये भी ऑटोमेशन है, ये भी ऑटोमेशन है, कंप्यूटराइज्ड है। तो इस तरह से हम जो है ऑथर डायरेक्टरी, जैसे प्रेमचंद हमने बना लिया, तो प्रेमचंद बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है, फौरन जाएंगे और सिलेक्ट कर लेंगे प्रेमचंद को, तो ये जो है सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह से कॉर्पोरेट ऑथर आप लोग जानते हैं, कोई संस्था जब ऑथर होती है तो उसे कॉर्पोरेट ऑथर कहते हैं। एडिटर, पब्लिशर, प्लेस, सब्जेक्ट, कीवर्ड भरेंगे। यहाँ पर देखिए पेज 2 है, पेज 2 है, तो पेज 2 पर ट्रांसलेटर, इलस्ट्रेटर, रीप्रिंट, एक्कम्पेनिंग मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये सब भरेंगे। उसके बाद सीरीज अगर है, ये सब अगर रहेगा तो, ACR2 में भी हम वही करते हैं मैनुअल में कि अगर रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो हम छोड़ देते हैं। तो इस तरह से भर के सेव कर देंगे तो कैटलॉग बन जाएगा। इससे भी एक एडवांस है जो कोहा वगैरह में है, मैंने सर्वर आज नहीं खोला है, ओपन नहीं किया है। कोहा में मार्क 21 कैटलॉग है। ACR2 आप लोगों ने पढ़ा होगा, मगर मशीन रीडेबल कैटलॉग जो है आपका जो है ये है।
तो मशीन रीडेबल कैटलॉग कभी और बताएंगे आपको। उसके बाद ये देखिए सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या है, मेंबर बनाना, मेंबर का रजिस्ट्रेशन करना, इशू करना और रिजर्व करना, इशू करना और रिजर्व करना। इशू क्या है, किताबों को जो बोरोअर को, जो मेंबर बनते हैं उसको घर ले जाकर पढ़ने के लिए जो किताबें देते हैं उसे हम कहते हैं इशू करना। इशू दो प्रकार के होते हैं। इशू होते हैं एक इशू होते हैं कि आपको इंटरनल इशू, और एक होते हैं एक्सटर्नल इशू। इंटरनल इशू और एक्सटर्नल इशू, जो वहां पर रीडिंग रूम में बैठ करके पढ़ने के लिए जो किताबें इशू की जाती है उसे इंटरनल इशू कहते हैं, और जो घर ले जाकर के पढ़ने के लिए इशू की जाती है वो एक्सटर्नल इशू। तो एक्सटर्नल इशू जो होता है वो आपको मेंबर को होता है जो परमानेंट मेंबर होते, और जो इंटरनल इशू उसके लिए मेंबर बनने की आवश्यकता नहीं होती, वो आकर के बैठ करके आप पढ़ सकते हैं, बैठ करके पढ़ सकते हैं, याद रखेंगे। तो ये हम इशू करते हैं, और इशू के साथ आप स्क्रीन पर ये देख रहे हैं कि रिजर्व भी है। रिजर्व क्या है, रिजर्व क्या है, तो इसको ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे समझिएगा कि रिजर्व आखिर क्या है। इशू के साथ एक रिजर्व भी लगा हुआ है, तो ये क्या है स्क्रीन पर देखेंगे। तो रिजर्व ये है कि आप ट्रेन पर क्या करते हैं कि पूरे बॉगी भरी हुई है, यानी कि रिजर्वेशन आपको नहीं मिल रहा, फिर भी वेटिंग में रिजर्वेशन करवाता है आदमी। तो इसी तरह से पुस्तकालय में क्या होता है कि किताबें जो हम चाह रहे हैं वो देखते हैं कि इशू है, तो इशू है तो हम उसको रिजर्व कर देते हैं। दूसरा मेंबर रिजर्व कर लेता है। क्या दूसरा मेंबर रिजर्व कर लेता है कि अगर वो किताबें वापस हो तो मुझे मिले, मुझे प्राप्त हो, मुझे मिले, ये जो है इसलिए रिजर्व कर लेता है दूसरा, कि जब वो वापस आएगी तो उसे ही इशू होगा। अब ये देखिए रिटर्न और रिन्यू, वापस लेना रिटर्न लेना, ये समझ रहे हैं कि रिटर्न वापस लेना। रिन्यू क्या है, एक आदमी इशू करवा के किताब ले गया और वो अपनी समय सीमा के अंदर, समय अवधि के अंदर नहीं पढ़ सका, तो क्या है कि वो फिर से वो किताबों को दोबारा रिन्यू करवा सकेगा, यानी फिर 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए इशू कर दीजिए, तो इसे कहते हैं रिन्यू। तो इशू, रिजर्व, रिटर्न, रिन्यू। उसी तरह से सर्कुलेशन ट्रांजैक्शन, जो आप रिपोर्ट बनाने का प्रोविजन है कि कितनी किताबें किसको इशू हुई इत्यादि। और जनरेट ओवर ड्यूज। ओवर ड्यूज नोटिस क्या है कि मान लिया कि हम एक किताब हमने इशू करवाया और इशू करवा के ले गए, और समय सीमा जो थी, समय अवधि थी, उस पर किताब वापस नहीं किया। तो किताब जो वापस नहीं किया तो एक नोटिस इशू होगा लाइब्रेरी की तरफ से, ओवर ड्यू, कि आपने किताब वापस नहीं की है वो। तो ये भी ऑनलाइन नोटिस इशू होता है, इसमें मुझे हाथ से नहीं लिखना पड़ता कि हम हाथ वगैरह से लिख रहे हैं। उसी तरह से देखिए ये सीरियल है। सीरियल जिस तरह से एक्विजिशन, बुक्स का एक्विजिशन किया जाता है, उसी तरह से ये सारे जो है आपको ये किए जाते हैं सीरियल के लिए। मैगजीन, सीरियल मीन्स मैगजीन, याद रखेंगे, सीरियल मीन्स मैगजीन। अब ये देखिए माइक्रो डॉक्यूमेंट क्या है। माइक्रो डॉक्यूमेंट ये है कि इंडेक्सिंग का काम, इंडेक्सिंग का काम, इंडेक्सिंग का काम जो करते हैं, यानी कि मैगजीन के अंदर जो आर्टिकल्स हैं, ये कैटलॉग से भी एडवांस हो गया, कैटलॉग से भी एडवांस हो गया। कैटलॉग से क्या रेडमी एडवांस 9 हुआ? कौन है जी? म्यूट कीजिए। ये उससे भी ज्यादा, एक रिसर्चर, एक शोधार्थी, अनुसंधानकर्ता के लिए एक रिसर्च करने, उसके पास समय नहीं होता। तो समय नहीं होता तो तुरंत देखेगा इस टॉपिक पर किसी मैगजीन में आर्टिकल आया था। तो जर्नल जो होते हैं, आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल शोधार्थी के लिए नया चीज आई है, नया इन्वेंशन हुआ है। तो नया इन्वेंशन जो हमारा है वो किसी जर्नल में प्रकाशित होता है, किसी जर्नल में प्रकाशित होता है। तो जर्नल में जो प्रकाशित होता है तो रिसर्चर के लिए प्राइमरी सोर्स का काम करता है, और वो सोर्स बहुत मदद करता है शोध में, शोध में, रिसर्च में। तो ये माइक्रो डॉक्यूमेंट बना के पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन तक पहुंचा देना। जैसे कि एक आदमी पूछे कि अच्छा ये बताइए कि गांधी मैदान से बिग बाजार कहां पर है, तो एक आदमी आपको वो कहे कि एग्जीबिशन रोड में है, तो उसी तरह से लाइब्रेरी में कहे
कि ये डिजिटल लाइब्रेरी पर मैं शोध कर रहा हूं तो किस मैगजीन में आया था, तो कहे कि नहीं इस मैगजीन में आया था, प्रतियोगिता दर्पण में आया था, तो पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो दूसरा आदमी कह रहा है कि नहीं, आप गांधी मैदान से आप राइट मुड़ेंगे तो आप आधा किलोमीटर जाएंगे, फिर लेफ्ट मुड़ेंगे, फिर राइट मुड़ेंगे तो कुछ कदम चलेंगे, फिर लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप इतना कदम चलेंगे तो वहां पर है। तो इसने पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन तक पहुंचा दिया। तो उसी तरह से इंडेक्सिंग के बारे में भी डिटेल्स में बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, पढ़ा तो सब लोगों ने होगा। तो उसी तरह से एक आदमी कहे कि देखो डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में प्रतियोगिता दर्पण में 2015 के प्रतियोगिता दर्पण में मार्च महीने में वॉल्यूम नंबर 12 में इशू नंबर 3 में पेज नंबर 5 पर उपलब्ध है। तो उसने क्या किया कि वो पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन तक पहुंचा दिया। तो पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन तक वो क्या करेगा, रिसर्चर वही प्रतियोगिता दर्पण निकालेगा और वही महीने का निकालेगा और सीधे पेज नंबर 5 पर जाएगा। तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगर यहाँ क्या है, और आसानी है, ये तो मालूम हो जाता, आप यहीं पर पढ़ भी सकते हैं। यानी कि आपको मतलब कि किताब निकालने की भी यानी मैगजीन निकालने की भी आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह से न्यूज क्लिपिंग है। तो न्यूज क्लिपिंग जो है हमारा, वो न्यूज क्लिपिंग सेम चीज है, पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन तक आर्टिकल को पहुंचाता है। जो न्यूज पेपर में आपको जो आर्टिकल्स होते हैं बीच में छपे हुए या इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं, आप 20 साल बाद खोजते हैं तो 20 साल के बाद नहीं मिलता, प्रिंटेड अब रखा नहीं जाता है, जगह नहीं है लाइब्रेरी के पास, तो हम डिजिटल फॉर्म में, और ये भी बता देता है कि इस दिन के अखबार में, इस साल के अखबार में, इस पेज नंबर पर ये आर्टिकल उपलब्ध है। तो कितना आसानी हो जाता है, बहुत आसानी ऑटोमेशन में है। उसी तरह से बजट में कुछ नहीं है, वो बजट दे देना पड़ता है। इनवॉइस जो आप यहाँ एक्विजिशन में काम करते हैं वो चीजें यहाँ आ जाती है। और ये सर्चिंग है, बेसिक सर्च, एडवांस सर्च, ऑथोरिटी बेस्ड सर्च। 2 मिनट बचा हुआ है, 2-2.5 मिनट, उसमें मैं खत्म कर रहा हूँ। ऑथोरिटी बेस्ड सर्च, व्यू इंडेक्स, इस तरह से जर्नल को सर्च करने का, यानी बहुत आसानी से जो आप मैनुअली सर्च किया करते थे, अब जो है इसके जरिए से सर्च कर लेते हैं। तो ये आपका एक ओवरव्यू मैंने दिया, पूरी तरह तो नहीं हुआ, मगर ये एक ओवरव्यू, कभी मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा मैं, मगर ये एक ओवरव्यू हुआ। अब आप 1 मिनट 50 सेकंड करीब बचा हुआ है, तो आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या एसोसिएशन विकास या मनीष कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर, जो ऑल इंडिया बिहार ट्रेड लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इसके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा इसको। और इसको अपलोड करने के बाद आपके ग्रुप में और आपके फेसबुक पेज पर और जगह जगह जो है आप जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी देख सकते हैं इसको। ओके, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। गुड इवनिंग सर, मैं नीलम कुमारी। हाँ जी, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर लाइब्रेरी की कोई बुक बुरी तरीके से, मतलब वो बुरी तरीके से वो वीड आउट के लायक हो गई है, उसका अब कोई यूज नहीं है लाइब्रेरी में, मतलब उसको हम नहीं कुछ कर सकते हैं, तो सर उस एक्सेशन नंबर को किसी नए बुक को दे सकते हैं या नहीं? किसी भी हाल में नहीं। वहां पर रिमार्क्स में लिखा जाएगा वीडेड आउट। वहां पर एक कमेटी बनाएंगे। देखिए ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ये 40 मिनट का शेड्यूल है, 40 मिनट जूम करता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो गया आपका ट्रेनिंग। तो ये मैं जल्दी से सवाल का जवाब दे दूं इनके, नीलम कुमारी के, कि ये आप उस एक्सेशन नंबर को दूसरे को अलॉट नहीं कर सकते। और एक्सेशन रजिस्टर के पास रिमार्क्स का कॉलम छोड़ा हुआ रहता है, उसमें वीडेड आउट कर देंगे और 3 आदमी की कमेटी बनाएंगे वीडेड के लिए, अपने खुद नहीं कर सकते। 3 आदमी की कमेटी बनाएंगे, 3 आदमी की कमेटी बना के उसको वीडेड आउट करेंगे और उस एक्सेशन नंबर को किसी दूसरे को आप नहीं, हरगिज नहीं देंगे, वो वैसे ही रहेगा वीडेड आउट किया हुआ। क्योंकि ये एक रिकॉर्ड है जिसको ऑडिट देखता है हर साल और आपको एनुअल रिपोर्ट में। थैंक यू सर। ओके, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। और किसी को क्वेश्चन करना